हम आज के इस अंक को पूरी तरीके से पर्यावरण और प्रकृति पर समर्पित कर पाएँ। इसी क्रम में दर्शकों कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में भी निरंतर आगे बढ़ते रहें। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बिल्कुल ठीक समझा आपने। आप तो रोज़ बिहार बिहार देखते हैं और आपको पता है कि हम रोज़ सुबह सवेरे आपके लिए लेकर आते हैं अनमोल वचन, हमारा पहला सेगमेंट। आइए देखते हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रकृति का जो सौंदर्य है ना, वो असीम है। ये जीवनदायिनी तो है ही, और इसी के साथ साथ हमारे मन को शांति भी प्रदान करती है। कभी भी ना दर्शकों, जब हम पेड़ पौधों के बीच में होते हैं, हरियाली के बीच में होते हैं, हमारे आसपास अगर चहकती हुई पक्षियाँ होती हैं, पशु होते हैं, तो मन कितना प्रफुल्लित हो उठता है। और इसी के संदर्भ में आज वन्य संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। तो अगले सेगमेंट में हम देखने जा रहे हैं ये प्यारा सा वीडियो आप सभी के लिए। वन्य जीवों और जैव विविधताओं का संरक्षण आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन्य जीवों और जैव विविधताओं पर निर्भर है। मनुष्य अपने भोजन से लेकर आवास, ईंधन, कपड़ा, दवाइयां तक यहीं से प्राप्त करते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और मानव वन्य जीवन संघर्ष जैसी समस्याओं के कारण वन्य जीव विविधता में लगातार कमी आ रही है। इसलिए मानव अस्तित्व को बचाए रखने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव और जैव विविधता को बचाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन संकटों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य वन जीवन की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और लुप्तप्राय वन्य वनस्पतियों को संरक्षित करना है। आज का दिन दुनिया भर के लोगों के लिए स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझने और वन्य जीव और जैव विविधता को संरक्षित करने के हमारे प्रयासों को नवीनीकृत करने का दिन है। यह हमारे पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करने वाले हरित योद्धाओं के समर्पण को सलाम करने का भी दिन है। वन्य जीव संरक्षण दिवस का महत्व केवल वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र एवं हमारे जीवन के लिए है। इस दिन का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि लोग वन्य जीवों की महत्ता को समझें और उनके संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम करें। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। वन्य जीव संरक्षण दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से लोगों को यह समझाया जा सकता है कि वन्य जीवों का संरक्षण सिर्फ उनके अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि समग्र पारिस्थितिकी तंत्र की भलाई के लिए भी जरूरी है। यह दिन सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और पर्यावरणीय संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास को और तीव्र करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य उन प्रजातियों की सुरक्षा करना है जो विलुप्त होने की कगार पर है। यह दिन हमें सिखाता है कि वन्य जीवों का संरक्षण पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देता है। इससे न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी सामाजिक लाभ मिलता है। प्रत्येक वर्ष वन्य जीव संरक्षण दिवस की एक विशेष थीम रखी जाती है। इस वर्ष इसकी थीम लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज है। विषय वस्तु इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार डिजिटल संरक्षण प्रौद्योगिकी और सेवाएं वन्य जीव संरक्षण तथा टिकाऊ और वैध वन्य जीव व्यापार को प्रोत्साहित करती हैं।
इस वर्ष नवीनतम डिजिटल तकनीक और नवाचारों का उपयोग करके जंगली जीवों के संरक्षण में वृद्धि करने की दिशा में ध्यान दिया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण दिवस न केवल वन्य जीवों के अस्तित्व को बचाने का एक दिन है, बल्कि यह हमें यह समझाने का एक माध्यम भी है कि हमें प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व का ताल्लुक सीधे तौर पर पर्यावरण और वन्य जीवन से है। यदि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव सीधे हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। चलिए दर्शकों, वन संरक्षण हेतु हमने आपको ये प्यारा सा वीडियो दिखाया और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ने का वक्त है और उनको बुलाने का समय है जो वन संरक्षण के साथ साथ प्रकृति को संरक्षित कर रहे हैं। एक युवा, एक लेखक, एक रिसर्च स्कॉलर हमारे बीच में आज मौजूद है, हमारे साथ में निशांत रंजन। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और निशांत रंजन जो हैं वो जुड़े हुए हैं पर्यावरण योद्धा ग्रुप से। पर्यावरण योद्धा, दर्शकों सच में जब ये शब्द आपके कान में भी पड़ रहे होंगे तो एक बात ज़रूर जहन में आ रही होगी, मेरे भी जहन में आई थी निशांत, कि पर्यावरण योद्धा क्यों, ये शब्द क्यों? क्या वाकई में पर्यावरण को बचाने हेतु युद्ध करना पड़ रहा है? साफ शब्दों में कहूँ तो जद्दोजहद करनी पड़ रही है? बिल्कुल मैम, अगर मैं सच बात बोलूँ तो आज पर्यावरण को बचाने के लिए आपको हर जगह युद्ध करना पड़ता है। लेकिन मैं अगर ये हमारे नाम पे अब आएंगे तो ये नाम हमारे, चूँकि ये हमारी जो टीम है अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2020 में पटना यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से बनाई थी हम लोगों ने ये टीम। तो हमारे जो तत्कालीन कुलपति थे प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह, जो हमारे गुरु भी हैं, उन्होंने ही हमें ये नाम दिया था इन्वायरमेंट वॉरियर्स, क्योंकि उन्होंने हमारे कामों को देखकर। हमारे साथ हुआ क्या था कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में एक रूल बनाया था कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे वो एक प्लांट जरूर लगाएंगे अपने नामांकन लेने के कुछ दिन के बाद, और उसको पूरे अपने 2 साल या 3 साल जितने साल वो यूनिवर्सिटी में रहेंगे उसको केयर करना होगा, उसको गोद लेंगे। इसमें मैं था और वीरेंद्र सर थे जो बॉटनी HOD सर थे। तो हम लोगों ने मिलकर इस पर काम कर रहे थे, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा था। बहुत ही मतलब जदोजहद हम लोग को करना पड़ा था, बहुत मेहनत किए लोग, बहुत लेटर लिखना पड़ा, इस डिपार्टमेंट को देना है, ये आएंगे। तो इसके वजह से चीज़ों को देख के सर ने हम लोग को नाम दिया था पर्यावरण योद्धा, इन्वायरमेंट वॉरियर्स उन्होंने कहा था, और तब से हमारा टीम का नाम ही हो गया इन्वायरमेंट वॉरियर्स। जब हम लोग 1 जनवरी का दिन था, हम लोग प्लांट लगा रहे थे, तो सर ने देखा तो अपने कैंपस में, पटना कॉलेज के कैंपस में ही सर का आवास भी है, तो उन्होंने हम लोग को बुलाया घर पे। तो हम लोग घर पे गए, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तो हमने बताया कि सर आज हम लोग प्लांट लगा रहे हैं नए साल पे। तुम लोग हमेशा काम करते हो पर्यावरण बचाने के लिए, तुम लोग बिल्कुल योद्धा की तरह हो, तुम लोग का नाम इन्वायरमेंट वॉरियर्स होगा, तुम लोग बिल्कुल योद्धा हो। इस तरह से ये नाम आया था। लेकिन अगर सच्चाई बोले तो हर जगह युद्ध करना पड़ता है। अगर आपको कहीं मोहल्ले में भी पेड़ लगाने हैं, कि कहीं किसी भी जगह पर लगाना है, पार्क में भी आपको लगाना है, तो आपको अगल बगल के लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। ये स्थिति अभी है। ये स्थिति बनी हुई है और वन संरक्षण दिवस है आज हम मना रहे हैं। इस दिवस को मुझे लगता है मनाने की आवश्यकता इसलिए ही पड़ी क्योंकि संरक्षित करने की जरूरत पड़ रही है। यस मैम। वन जहाँ पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सारे जानवर हैं, उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी दर्शकों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके जीवन से हमारा जीवन, हमारे जीवन से उनका जीवन जुड़ा है। जी। कैसे संरक्षित कर रहे हैं आप, क्या कुछ कर रहे हैं बताएं प्लीज। मैम सबसे पहले तो हम लोग युवा हैं, तो हम लोगों ने एक युवाओं की टीम बनाई है जिसका नाम इन्वायरमेंट वॉरियर्स, जो पहले ही मैंने बताया कि उसको रखा है। हमारी टीम का मेन मोटो ये है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो नैतिक कर्तव्य है अपने पर्यावरण के प्रति, उसके लिए काम करना, जिसमें पक्षियाँ हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सब कुछ। हम इंसान हर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी, उसके बारे में नहीं सोचते। कोविड के टाइम में सभी कोई ऑक्सीजन के लिए लाइन लगे हुए थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके घर में किसी न किसी व्यक्ति का दुखद देहांत ना हुआ हो इस कोविड के टाइम में। लेकिन आज तक हमारे पास, हम सब जानते हैं कि हमारे पास कोई मशीन नहीं है जिससे हम ऑक्सीजन बना दें खुद से जब यहाँ पे बैठे बैठे, लेकिन फिर भी हम लोग पेड़ लगाने में कतरते हैं। अब वनों का तेज़ी से विनाश करें, हम और आप बैठ के आज बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में पेड़ कट रहे हैं, लगातार जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। और आपसे अब आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि वन काट दिए जाते हैं,
जो पशु पक्षी हैं वो बेघर हो जाते हैं, उनका वो घर है। जी। कितनी परेशानियां होती हैं। आप तो ऑन फील्ड रहते हैं, आपका पूरा टीम रहता है, आप लोग देखते हैं कि उनको कितनी परेशानियां होती हैं, किस तरीके से उनका रख रखाव करें, उनका बचाव करें। मैम, मैं सीधे शब्दों में कहूँगा कि ये इतनी बड़ी समस्या है जिसके विषय में हम और आप यहाँ पे बैठ के बात भी करना मुश्किल है। अभी तत्काल में आप हमेशा अखबार में पढ़ते होंगे कि नीलगाय, जिसे घुरपरास भी कहते हैं, उसको मारने के लिए लोग मांग करते हैं। फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों की पूरे खेत की फसल खत्म हो रही है। आज से 10 साल पहले घुरपरास नहीं था। जब मैं छोटा था, 6, 7, 8 क्लास में था, उस समय मैंने घुरपरास को देखा ही नहीं था, उस समय नहीं थी। आज इतनी बढ़ कैसे गई, वो कहाँ से आ गए? तो जो हम लोगों ने जंगलें काटी, वो जंगल में रहते थे, वो सीधा हम अब वो उनका घर चला गया, वो कहाँ जाएंगे? तो वो हमारे पास आने लगे और हमसे अब हम लोगों को अपने अस्तित्व के लिए उनसे हमारा विवाद हो रहा है या झगड़े कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो चुके हैं, वो हमें मार रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनके लिए एक जगह होना चाहिए। इसको सोचने की आवश्यकता हम लोगों को भी है। सरकार अपना सोचने का काम कर रही है, लेकिन पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो इस पर सिर्फ हम सरकार के भरोसे बैठे रहे कि नहीं सरकार करेगी, सरकार का काम है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि हम तो टैक्स दे रहे हैं ना, सरकार के डिपार्टमेंट है ये करना, सरकार का ड्यूटी है। वन विभाग क्या कर रहा है? हम कहें कि वन विभाग अपने सीमित क्षेत्र में क्या कर सकता है। वन एक ऐसा चीज़ है जो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन लेने के लिए हम सरकार को नहीं जाते हैं, हम वन के पास जाते हैं। तो हमें वन की आवश्यकता है, तो हमें उसको बनाए रखना होगा। जो जीव हम मार दे देते हैं या उसको पत्थर मारते हैं, या कहीं कोविड के टाइम में कुत्ते बहुत ज़्यादा लोगों को काट रहे थे। काट क्यों रहे थे? क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। जब सब जगह लॉकडाउन था, लोग निकल नहीं रहे थे, कहीं खाना नहीं मिल पा रहा, इसके वजह से। तो हमें उनका भी ख्याल रखना होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था, दाना पानी बैंक करके, जहाँ पे पक्षियों के लिए दाना लोगों को बांटते थे। आपको एक बड़ा मतलब अचंभा लगेगा कि हम लोगों ने जब दाना पानी स्टार्टिंग में बांटे तो हम चावल बांटते थे, तो लोग उसको पक्षियों को ना देके खुद खा लेते थे। उसके बाद हम लोगों ने उसमें धान मिलाकर देना शुरू किया, तो लोग उसको धान हटाकर वापस उसको खीर बनाकर खाते थे। अरे मतलब पक्षियों के खाने तक के चीज़ों को लोग आज खाना उपयोग अपने में यूज करना चाहिए। फिर लास्ट में हम लोग को उसमें मिट्टी मिला के देना शुरू करना पड़ा। मिट्टी, धान, बाजरा, कुन्नी, ये सब मिलाकर हम लोग देते हैं, ताकि लोग जो है उस कम से कम पक्षियों को देने की आदत डालें। मतलब हम भी ऐसे प्रयास कर सकते हैं अगर हम चाहें, पक्षियों को भूखा ना रखें और जानवरों को कुछ खाना दे सकें। अपने छत पे जो भी हमारे घर में छोटा रात का बचा हुआ खाना हो, दिन का बचा हुआ जूठा हो, कुछ भी अगर हम बस छत पे अगर रखते हैं तो केवल पशु पक्षी नहीं, जानवर भी आएंगे। जैसे आपने बंदर का नाम लिया, बंदर भी आएंगे तो खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और चूँकि हवा जो होती है वो स्वच्छ तब होती है जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, और खुली हवा में अगर हम योग करें ना तो हम बिल्कुल निरोग रहते हैं। और उसी के लिए आपको हिट और फिट बनाने के लिए हम लेकर आए हैं अपना अगला सेगमेंट, योग विहान। आइए देखते हैं। हलासन, इसके पूर्व में, जिसे हम पूर्व हलासन भी कहते हैं, उसको भी हम आसान तरीके से करेंगे। वैसे तो ये सारे आसन देखने में काफ़ी मुश्किल लगते हैं, मगर आप जब मेरे साथ कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा काफ़ी आसान हो गया है। बिल्कुल शरीर को एक सीध में रखना है। दोनों हाथों को कमर के पास इस तरह स्थिर रखेंगे और इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाना है और यहाँ से मोड़ेंगे। पर ध्यान ये रखना है, सावधानी ये रखनी कि कमर नहीं उठाना है। कमर को इसी तरह ज़मीन से टिका के रखेंगे और जितना संभव हो रोकेंगे। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएंगे। अब इसको श्वास के साथ श्वास लेते हुए जाएंगे, जितना संभव हो मोड़ेंगे। इसे पूर्व हलासन कहा जाता है। फिर पैर नीचे हवा में ही 5 से 10 बार इसको करेंगे धीरे धीरे। फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधे हवा में ही, फिर श्वास लेते हुए पैरों को मोड़ेंगे। ध्यान ये रखना है पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, घुटने भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए। फिर रुकेंगे, एक बार और श्वास लेते हुए पैरों को जितना संभव हो मोड़ेंगे, रोक के रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अब पैरों को आराम से नीचे रख देंगे। कुछ देर सामान्य श्वास, शरीर को शांत और स्थिर करना है। उसके बाद हम लोग
हलासन और पश्चिमोत्तानासन, जो कि मैंने आपको पहले बताया पश्चिमोत्तानासन कैसे करना है वो करेंगे, लेकिन हलासन के साथ। हलासन का भी तरीका है कि जब हम पैरों को ऊपर उठाते, जैसे अभी हम लोग ने देखा कि पूर्व हलासन में कैसे किया, उसी प्रकार दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और जितना संभव हो सके पीछे ले जाएंगे। अगर इतना ही जा रहे हैं इतना ही ले जाएंगे, और इतना ले जा सकते हैं तो इतना ले जाएंगे। फिर आगे की ओर पश्चिमोत्तानासन। ध्यान ये रखना है कि जब हम पैरों को पीछे ले जा रहे हैं तो दोनों हाथ जमीन पे रहे, और जब वापस आ रहे हैं तब हाथों को उठाएंगे। अगर हम हाथ को ऊपर उठा के पैर पीछे ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर आगे पीछे भागता है, शरीर दाएं बाएं जाने लगता है और गर्दन में भी मोच आने की समस्या हो सकती है। इसीलिए जब हम करेंगे तो दोनों हाथों को इसी प्रकार जमीन से टिका के रखेंगे, पैर को जितना पीछे ले जा सकते ले जाएंगे। फिर आराम से सामने की ओर। ये सारे आसन जो है काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, और जितना आप करेंगे इसका अभ्यास 10 से 20 बार, आप देखेंगे कि इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके शरीर में एक्स्ट्रा जो फैट्स है वो तुरंत ही कम हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन आसनों को जो मैंने अभी बताया है, उन आसनों को आप अगर 10 से 15 मिनट भी कर लेंगे तो आपका, जैसे कहते हैं ना, सूर्य नमस्कार जो है अपने आप में पूर्ण होता है, वैसे ही ये सब कुछ आसन है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसको करने के बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। योग बिहान के पश्चात तो चलिए, स्वस्थ रहने के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं वन संरक्षण की, क्योंकि आज है वन संरक्षण दिवस और हमारे बीच निशांत रंजन बने हुए हैं। आपसे हम बात कर रहे थे किस तरीके से वन को बचाने की आवश्यकता है, पशु पक्षी को बचाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, गौरैया एक ऐसी पक्षी जिसकी आवाज़ जब आंगन में सुनाई देती थी तो हम कुछ चावल के दाने लेकर वहाँ पहुँच जाते थे, कितना सुंदर लगता था, कितना मनमोहक लगता था। अब शायद गौरैया को देखना भी मुश्किल हो गया है, और सिर्फ गौरैया मन को नहीं मोहती है बल्कि वो पर्यावरण को भी मोहती है, पर्यावरण को भी बनाती है ना। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक गौरैया का क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़रूरी है वो पक्षी, उसको बचाना कितना ज़रूरी है, आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैम, गौरैया को किसान का दोस्त कहा जाता है। खेतों में जो भी कीड़े मकोड़े लगते थे फसलों में, उन सबको खाने का काम गौरैया का करती थी। गौरैया 3 साल जीती है, 3 से 5 साल उसका लाइफ है, लेकिन वो जो युवा अवस्था में जब वो रहती है, जिससे सबसे ज़्यादा वृद्धि करती है, उस समय प्रोटीन की आवश्यकता होती है और वो उन कीड़ों को से अपना प्रोटीन प्राप्त करती है। तो समझिए कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम में उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि एक देश था चाइना में, एक समय गौरैया को ख़त्म कर दिया गया, तो वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा अकाल आ गया। तो अगर गौरैया ख़त्म हो जाएगी हमारे यहाँ, तो हमें भी उस प्रकार का सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई जगह पे आप देखेंगे, अभी हाल में ही इंडिया में अफ्रीका से या दूसरे देशों से टिड्डों का अटैक हुआ था जी, और उससे बड़े पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ, और अगर गौरैया रहती तो वो नुकसान नहीं हो पाता। आज गौरैया कम हो रही है, इसके कारण हम और आप हैं, या आम लोग जो हैं। क्यों? गौरैया को हमने अपने घरों से निकाल दिया। गौरैया को कुछ हमसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दाना पानी और एक प्यारा सा जगह। गौरैया जो है घोंसले इंसानों के घरों के अंदर बनाती है। गौरैया को इंग्लिश में हाउस स्पैरो कहते हैं, क्योंकि वो हमारे घरों में रहती है। वो घरों में भी रहती है, दिलों में भी रहती है, और आप बहुत कार्य कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ एक पुस्तक भी आपने लिखी है और वो लेकर भी आए हैं। मैं चाहूँगी संक्षिप्त में आप ज़रूर बताएं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके ज़रिए। मैम, ये पुस्तक है हमारे आसपास के पक्षी। इसमें हम लोगों ने हमारे आसपास के पाए जाने वाले 52 पक्षियों के बारे में लिखा है। इसमें संजय सर और मैंने दोनों ने मिलकर ये किताब लिखा है। इसमें वैसे पक्षी भी हैं जो हमारे आसपास पाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में बच्चों उसको देख नहीं पाए। ये किताब पूरी तरह से बच्चों के लिए तैयार की गई है। बहुत छोटे से आप देखेंगे, शब्दों को अगर देखेंगे, कम शब्दों में हम लोग अट्रैक्टिव जी अट्रैक्टिव भी हमने बनाया है, और कम शब्दों में, ताकि बच्चों को इन पक्षियों के बारे में जानकारी हो पाए। आज उन कई ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो स्पैरो देखे भी नहीं है, वो जानते भी नहीं कि स्पैरो, हाँ गूगल पे देखे हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं देखे हैं, उसका क्या फीचर्स होता है ये नहीं जानते हैं। तो उन लोगों को जानकारी देने के लिए, उनको बताने के लिए बच्चे लेवल पे, क्योंकि हमारा युवा जो है वो बच्चे ही होंगे भविष्य में, वही युवा होंगे और वही एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो पर्यावरण बचा पाएगा। क्योंकि अब तक
हम अपने हिसाब से प्रयास तो करें, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। हम अभी हमारे में बहुत कुछ कमियां हैं, बहुत करना बाकी है अभी। लेकिन आपने ये जो बात कही है, ये जो चर्चा हुआ है, मैं कहूँगी कि ये जीवनदायिनी चर्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज स्टूडियो में आने का, इतनी सारी चर्चा करने की, बातचीत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ निशांत रंजन मौजूद रहे अभी स्टूडियो में, और इनसे हमने चर्चा की किस तरीके से हम वन संरक्षण कर पाएंगे। लेकिन अभी ये कार्यक्रम तो बस शुरुआत मात्र पर पहुंची है, क्योंकि अभी हमारे बीच में आने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट, एक ऐसे अतिथि जो कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बेहद आतुर हैं और बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। ताल्लुकात मानव सभ्यता की शुरुआत से ही रहे हैं। हमने सूर्य से जागना सीखा, नदियों से धारा सीखी, पहाड़ों से चुप रहकर ऊर्जा संचयन सीखा, हरियाली से समृद्धि सीखी, धरती से शब्द सीखा और पेड़ों से सीखा परोपकार का भाव, जो भारतीय संस्कृति की जड़ों में बसता है। दरअसल जलवायु परिवर्तन की मुश्किलों और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत आज ग्लोबल विषय या चुनौती बन चुकी है। प्रयास जारी है, सरकारी, गैर सरकारी, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर भी। हम आपको एक ऐसे ही व्यक्तिगत प्रयास से रूबरू कराना चाहते हैं जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में दुर्गा दत्त पाठक के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं अपने बगीचे में गया तो किसी कारणवश पेड़ गिरे हुए थे, टहनियाँ टूटी हुई थी, बहुत सारा नुकसान हो गया था। तो वहाँ से मुझे ये प्रतीत हुआ कि ये देखकर ये जो दृश्य था बहुत हृदय विदारक था। तो यह देखकर बहुत मुझे कष्ट हुआ और वहीं से मुझे लगा कि वृक्षारोपण, पौधारोपण करना चाहिए। और तब से, ये 2018 की बात है, तब से मैं लगातार पौधारोपण, वृक्षारोपण कर रहा हूँ सर। पेशे से अध्यापक दुर्गा दत्त पाठक चंपारण के गांव में घूम घूम कर पेड़ लगा रहे हैं। उनके लगाए गए पेड़ों में चंपा के पेड़ों की प्रमुखता है, क्योंकि चंपारण चंपा के पेड़ों की श्रृंखला के लिए भी जाना जाता था, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। दुर्गा दत्त जी की मुहिम 2018 से शुरू हुई और अब तक वे 2.25 लाख से भी ज्यादा पौधे विभिन्न गांवों में लगा चुके हैं। उनकी देखभाल भी वे स्वयं करते हैं और गर्व से बताते हैं कि उनके लगाए गए पौधे में 80% जीवित हैं और धीरे धीरे वृक्ष बनने की ओर अग्रसर हैं। विद्यालय अवधि की समाप्ति पर पाठक जी चंपारण के किसी गांव में निकल जाते हैं, पौधे और फावड़ा लेकर, और जिस घर के सामने जगह होती है उस घर के सदस्यों के सामने एक पेड़ लगाकर अगले घर की ओर निकल जाते हैं। पेड़ लगाने के साथ ही दुर्गा दत्त लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक भी करते हैं। हमने एक दुर्गा दत्त पाठक की कहानी आपसे साझा की। दुर्गा दत्त जैसे जिम्मेदार लोग और भी हैं जो देश के प्रति अपने कर्तव्यों की कथा लिखते चले आ रहे हैं। पर्यावरण और अपनी धरती माँ के प्रति प्रेम अगर हम सब दिखाएं तो मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ धरती माँ की हिफाजत के लिए तैनात हो जाएंगे। जिनको अभी आपने देखा है, मैं बताऊं उनके बारे में कि हमारे साथ राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित, रांची से सम्मानित पर्यावरण योद्धा सम्मान, भोपाल से सम्मानित और चंपा में चंपारण के संस्थापक डॉक्टर दुर्गा दत्त पाठक मौजूद है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। लेकिन धन्यवाद कहीं ना कहीं हम भूल गए करना अपने प्रकृति को, अपने पर्यावरण को और अपने पेड़ पौधों को। आप वो कार्य अभी भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति है तो हम हैं, और इसी क्रम में आपने लगभग 2 लाख पेड़ पौधे अभी तक लगाए हैं और निरंतर लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, मैं तो धन्यवाद देता हूँ प्रकृति को कि उसने मुझे अभी तक
प्रेरित करके रखा है कि मैं उसकी सेवा कर पाऊँ। मैं ये समझता हूँ कि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है। बिल्कुल। तो ये आवश्यक होता है कि जिससे हम हैं उसकी रक्षा हम करें। जैसे कहा भी जाता है कि माता से संतान उत्पन्न होते हैं, तो संतानों की यह कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें। तो मैं समझता हूँ कि पूरी पृथ्वी पे जितने भी, हम सिर्फ मानव नहीं, जितने भी जीव हैं जिनमें श्वास हैं, जो प्रजनन करते हैं या जो इस पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं, उनको प्रकृति के प्रति नतमस्तक होना ही चाहिए, आभार व्यक्त करना ही चाहिए, धन्यवाद करना ही चाहिए। बिल्कुल करना ही चाहिए। और ये भी कहते हैं कि अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं आने वाली कुछ पीढ़ियां भी उसका लाभ उठाती हैं। और इस क्रम में ये जो पीढ़ी है ये किस तरीके से इन सारी चीज़ों में कार्यरत हो, आगे बढ़े, प्रयासरत हो, आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि जब तक यह पीढ़ी नहीं साथ जुड़ेगी तब तक पर्यावरण को संरक्षित करना अकेले के बस की बात नहीं है। मुझ जैसे हजारों लोग, लाखों लोग कार्य कर रहे हैं। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं। अभी भोपाल में मैं गया था, वहाँ पे आदरणीय वन पुरुष पर्यावरणविद जादव पायंग जी आए थे, पद्मश्री से सम्मानित हैं, जिन्होंने अकेले वन लगा दिया। परंतु सिर्फ अकेले वन एक विशेष क्षेत्र में लगाया जा सकता है, जबकि आज हमें कई हजार करोड़ पौधों की आवश्यकता है और इसके लिए कई हजार वन लगाने की आवश्यकता है। तो इसमें सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है कि 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ में एक वन लगा दे, लेकिन उसे लगाने में कितना समय लगता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो 2 लाख पौधा लगाने के लिए 6 वर्ष लग गए। बिल्कुल। और हम लोग सरकारी नौकरी में हैं, नौकरी के बाद जो समय मिलता है उस अनुसार से रोज 10-20 पौधे लगाने हैं, तो साथ में मोटरसाइकिल पे पौधा बांध के आदमी चलता है कि जहाँ समय मिले रोज 10-20 पौधे जी लगाना है निश्चित तौर से। तो पीछे एक कंटेनर मैंने बनवाया है, उसमें मैं पौधे रखता हूँ और कुदाल साथ में लेके चलता हूँ। जहाँ जैसे छुट्टी हो गई मान लें, तो मैं आ रहा हूँ तो कहीं जगह दिख गया जहाँ पौधा सुरक्षित रह सकता है, तो मैं वहाँ खड्डा खोदता हूँ, मैं पौधा लगाता हूँ। घर वाले से आग्रह करता हूँ कि आप इसे बचाइए। तो मैं ये नहीं कहता कि सबको ये करना है, परंतु यदि हमसे कुछ भी हो सके, मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, हम लोग विद्यालयों में जाते हैं छुट्टी के दिनों में, या मीना बाजार हमारे यहाँ का बेतिया का सबसे प्रसिद्ध बाजार है, तो उसमें मैं कभी गया, मैं खुद का सब्जी खरीदने गया और मुझे दुकानदार स्वाभाविक तौर से पॉलीथीन में डाल के सब्जी देते हैं, तो मैं मना कर देता हूँ कि क्षमा करिए, मुझे ये मत दीजिए। मैं झोला अपना निकालता हूँ तो उसमें झोले में रखता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप पौधारोपण नहीं कर सकते हैं, परंतु अन्य क्रियाकलापों से तो पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने कहा कि थोड़ी मुश्किल होती है और हम भी देख रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में घर जो है थोड़ा संकुचित है, जगह की कमी है और समय की कमी है, क्योंकि अगर पौधा लगाएंगे उसको मेंटेन करना है कहीं ना कहीं। आप क्या कुछ कहेंगे कि कैसे बहुत आसानी से भी हम पौधे लगा सकते हैं, हम ऑक्सीजन को जो है उसके स्तर को हम बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब थोड़ा सा पौधों में भी अर्थ को जोड़ दिया गया है। तो कई सारे ऐसे नर्सरी हैं, बहुतेरे ऐसे नर्सरियां हैं जहां पे आपको आसानी से ऐसे पौधे, जीवित पौधे और पूर्ण विकसित पौधे मिल जाते हैं जिनमें अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं है। आप बस उसे खरीदे और छोटा सा भी जगह है। जैसे एक स्नेक प्लांट की बात करता हूँ, छोटा सा प्लांट है, बहुत ही छोटा प्लांट रहता है, उस पे सांप के जो धारियाँ होती हैं उस प्लांट पे होती हैं, और वो बहुत अच्छा वायु को मुक्त करता है प्रदूषण से, यानी वायु शोधक है, वायु को शुद्ध करता है, एयर प्यूरिफायर आप कह सकते हैं। उसे खरीद के आप लाके आप कहीं भी रख दे, बालकनी में जगह है, आपके छत के टेरेस पे जगह आप रख दीजिए, सुरक्षित है, कहीं कोई उसकी देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप प्रकृति से जुड़ाव चाहते हैं तो पौधों के पास तो जाना ही चाहिए, बिल्कुल, थोड़ा बहुत पानी डालना चाहिए, तो आपकी अपनी इच्छा है, परंतु आप बहुत व्यस्तम दिवस है आपका, तब आप जो है आप उसे रख दें। क्रॉटन मिलता है, वो पूर्ण वयस्क पौधा है, उसकी बहुत डालियां नहीं है, वो पेड़ नहीं होता, आप उसे खरीद लीजिए। इस तरह से पाम का पौधा है, पूर्ण वयस्क नहीं होता है, आप इसे खरीद लीजिए, कोई डाली नहीं है, कुछ भी कोई समस्या नहीं होती है, आप उसे लगा के छोड़ देंगे, तब भी ज़्यादा देखभाल भी आप नहीं करेंगे, तब भी वो पूर्ण विकसित होगा, स्वस्थ होगा और हमें ऑक्सीजन देगा ही देगा। बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां हैं और चुनौतियों का सामना हम ज़रूर कर रहे हैं दर्शकों। उसी के साथ इसी क्रम में एक और प्यारी सी कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं, आइए देखते हैं ये वीडियो। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। यहाँ आवरण का अर्थ हमारे चारों ओर विद्यमान प्रकृति प्रदत्त
जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु और वातावरण से है, जो प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन के लिए अति आवश्यक है। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नए आविष्कारों की स्पर्धा में आज हम प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। जल को प्रदूषित किया जा रहा है। हवा में ग्रीन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वह प्रदूषित हो गई है। बड़े कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कचरे से प्रदूषण की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं, जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, मिट्टी का क्षरण, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सुखाड़। हमारे ग्लेशियर, जिसका पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, आज पिघल रहे हैं एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से आक्रांत होना आदि देखे जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य ज़रूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्रों में गिरने से रोकना होगा। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के सम्मुख एक चुनौती है। बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाला धुआं, रेल व नाना प्रकार के डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों और इंजनों से निकलने वाली गैसें तथा धुआं, एसी, इन्वर्टर, जनरेटर आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रति क्षण वायुमंडल में घुलते रहते हैं। अब हाल यह है कि महानगरों में नहीं बल्कि गांवों तक में लोग ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करने लगे हैं। वहीं मोटरसाइकिल व वाहनों की आवाज़, औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के कोलाहल ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे मानव की श्रवण शक्ति का ह्रास हो रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि तीनों ही हमारे व हमारे फूल जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना परम आवश्यक है। इसके लिए जनता को जागरूक करना चाहिए। बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्पादन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में हैं, उन्हें नगरों से दूरस्थ स्थानांतरित करने का पूरा प्रबंध करना चाहिए। घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। वन संरक्षण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें उर्वरक और कीटनाशक पर निर्भरता को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास गमले में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। उपयुक्त सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी उचित दिशा में प्रयास करें तो बचा सकते हैं अपना पर्यावरण। के साथ जी हाँ दर्शकों, पर्यावरण संरक्षण बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना वो पर्यावरण से ही है, हमारे प्रकृति से ही है। और इसी के संदर्भ में हमारे बीच में आज मौजूद है डॉक्टर दुर्गा दत्त पाठक। आपसे हमने बातचीत की पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें। आपने कहा कि कम जगह में भी पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी कि किस तरीके से आसानी से कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं अपने घरों में। देखिए, मैं तो मेरा जो अभियान है इसमें हम लोग दो तरह से कार्य करते हैं। एक तो नगरों में, शहरों में, और दूसरा गाँवों में।
तो गांव में तो हमें पर्याप्त जगह मिल जाता है, तो गांव में अधिकतर मैं उन पौधों को लगाता हूं जो वृक्ष बनते हैं आने वाले भविष्य में। जैसे अभी जो आपने छोटा सा मेरे ऊपर वीडियो जो दिखाया, वो दरअसल वो वीडियो बनाया नहीं गया था, मैं वहाँ पौधा लगा रहा था स्वाभाविक तौर से। तो वहाँ मैंने आंवला लगाया, वहाँ मैंने आम लगाया, क्योंकि यह पौधे कई वर्षों तक, ये पौधे वृक्ष बनते हैं तो कई वर्षों तक रहते हैं, तो फल भी मिल रहा है और हमें शुद्ध हवा भी, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। लेकिन शहरों में ये समस्या है, तो शहरों में हम लोग अधिकतर ऐसे पौधे लोगों को देते हैं जो मैं प्रीफर नहीं करता, मैं खुद देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत सलाह देंगे, पता नहीं वो काम करें कि नहीं करें, हम खुद ही दे देते हैं। हमारा अभियान ही है, तो हम निःशुल्क पौधे बांटते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं। बांटते भी कम है, लगाते ज़्यादा हैं। खुद से लगाएंगे तो अब आपको मान लें कि एक पौधा दे दिया तो बहुत आलस आता है, पता नहीं आप घर तक ले जाएं, टूट जाए, फूट जाए, फेंक सकते हैं। परंतु यदि मैं आपके घर पहुंच के वो पौधा लगा ही दूं, तब तो आपके पास कोई नानुकुर नहीं होगा। लेकिन ब्रेक में आपने एक बात की, जब हम आपस में बातचीत कर रहे थे, तो आपने कहा कि वो भी चुनौतीपूर्ण है, पौधा लगाने के बाद भी चुनौतियां हैं। मैं आ रहा हूं आपके उत्तर पे। तो पहले ये बात मैं थोड़ा सा समाप्त कर लेना चाहता हूं। तो शहरों में हम लोग ऐसे पौधे लोगों को देते हैं, जो पौधे घर में भी आप अपने बेडरूम के बगल में भी रख सकते हैं, आप अपने किचन में भी रख सकते हैं, आप अपने जहाँ भी छोटा सा भी अगर जगह है, आपको लगता है कि नहीं मेरा जगह ही नहीं, अलमारी के ऊपर भी आप रख लीजिए। अब जैसे उदाहरण पे आपको कहता हूँ, एक पैंट्स प्लांट है, ये फूल का पौधा है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में रोशनी, धूप की रोशनी बहुत कम आती है, कई बार हो जाता है जो तंग गलियों में घर रहते हैं उनमें रोशनी की कमी हो जाती है, तो पैंट्स का पौधा जो है बहुत ही आकर्षक फूल का पौधा है। ये अंधेरे में भी सर्वाइव कर लेता है, जीवित रहता है, और यह बहुत ही अच्छा वायु शोधक है, शुद्ध करता है, दूषित वायु को शोषित करके और शुद्ध वायु को रिलीज करता है, छोड़ता है। इसके अलावा मनी प्लांट, ये बहुत ही बेहतर, हम सभी जानते हैं, आप घर में लगा लीजिए, आपके पास मिट्टी नहीं है, पानी में लगा लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, आप हैंगिंग गार्डन, मान लीजिए आप छत में कुछ हुक लगा करके आप उसके सहारे छोटा सा गमला लटका के आप वहाँ पौधे लगा सकते हैं। जेड प्लांट है, यह भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत प्लांट है। तो यदि अगर आपके घर में 10 पौधे हैं और 2 BHK फ्लैट है, 10 पौधे आपने इस तरह के छोटे छोटे रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बाहरी दुनिया की अपेक्षा बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीजन ले रहे हैं और आपके घर में पर्याप्त ऑक्सीजन है, बशर्ते वो पौधे ऑक्सीजन प्रदायक होने चाहिए। और मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो निःशुल्क तुलसी उगा रहता है, कहीं भी 4-5 उखाड़ लीजिए, एक छोटे से गमले में डाल के रख लीजिए, वह भी बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन प्रदायक है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि समस्याएं हैं, तो वाकई में 6 वर्षों का अनुभव है और लगातार मैं काम करता रहता हूँ। रोज मैं आपके यहाँ से भी आज शाम तक घर पहुँचूंगा तो 10 पौधे लगा ही दूंगा। तो यह समस्या आती है कि इस बारे में, तो लोगों की जो जीवन शैली इधर बदली है, अर्थकरी जो जीवन शैली हुई है, लोगों को लगता है कि नहीं पैसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरा गांव जो है, मेरे गांव पे एक नहर हुआ करता था, जब मैं, मुझे लगता है कि 5-6 वर्ष का था। उस नहर पे इतने शीशम थे कि वो सूख कर गिरते थे तो लोगों की मृत्यु होती थी, तो उसी लकड़ी से काम चल जाता था। आज एक भी शीशम नहीं है हमारे गाँव में। अगर किसी की मृत्यु होती है तो लोगों के घर घर से गोईठा मुझे लगता है आप समझ पा रही होंगी, उपले होते हैं, वो मांगने पड़ते हैं, लकड़ियां मांगनी पड़ती हैं, हरे वृक्षों की टहनियां काटनी पड़ती है, कभी कभी हरे वृक्ष भी काटने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, लोगों ने लालच में आकर उन शीशमों को काटा, उनसे अपने परिवारजनों के लिए फर्नीचर बनाए, कुछ लोगों ने बेच के पैसे कमाए। तो जब मैं पौधे लेकर गाँव में जाता हूँ तो लोग पहले पूछते हैं इससे क्या फायदा बा, बताइए हमारा ऐसे का होई। तो उनको समझाना पड़ता है। बहुत बार कुछ लोग जैसे आपको मैं बताता हूँ, पहले मैंने लगातार लगभग 85-90 हज़ार चंपा के पौधे लगाए, क्योंकि मेरा चंपारण जो है चंपा जोड़ अरण्य यानी चंपा का जंगल था। तो जब मैं गाँव में लेके जाता था तो कहते मैं ऐसे कोनो फायदा नहीं है, कोनो फल वाला ले आई। और मैं समझ गया कि भाई अब चंपा यहाँ लगाएंगे तो हो सकता है कुछ दिन बाद ये काट देगा। तो मैं वहाँ फलदार पौधे लेके जाने लगा, आम, आंवला, कटहल, जामुन। तो तब लोग पूछते हैं कि कौन आम बा, तो ठीक है मैं कहता हूँ कि भाई ये आम है, तो बड़का फड़ी की छोटका फड़ी। तो अब ये समस्या आती है, ये समस्या तो है। उनको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि कॉलम बाकी नहीं है, मैंने बढ़िया फली की ना फली, बीजू तो नहीं है।
तो ये समस्या तो है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जागरूकता की समस्या है। जागरूकता की समस्या है और जागरूक लोग ज़रूर होंगे, क्योंकि हम सभी प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं इसके उपलक्ष्य में। और चंपा मैं चंपारण के आप निदेशक हैं, आपने इसको की उत्पत्ति की है, चंपारण से हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपने इसका जिक्र भी किया था। मैं जानना चाहूँगी कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने अंग्रेज़ी में PhD की, अभी आप संस्कृत में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। तो उससे चंपा में चंपारण की यात्रा आपने कैसे तय की है? देखिए, संस्कृत ग्रंथों में जब मैं पढ़ाई कर रहा था स्नातकोत्तर स्तर की या स्नातक स्तर के, तो उसमें चंपा का जिक्र है। और चंपारण स्वयं चंपा और अरण्य से मिलके बना हुआ है। तो जब इस बात की समझ आई कि चंपारण में हम लोग रहते हैं, तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि चंपा है कहाँ। तो पूरे पश्चिमी चंपारण का दौरा करने के बाद, पूर्वी चंपारण का दौरा करने के बाद गिने चुने मुझे 50 से 100 ऐसे पेड़ मिले जो चंपा के थे। चंपा 22 प्रजातियों का है, जिसमें स्वर्ण चंपा, सफ़ेद चंपा, कटहरी चंपा, नाग चंपा, ये प्रमुख चंपा है। तो स्वर्ण चंपा बहुतेरे कम मात्रा में थे। मुझे सफ़ेद चंपा सबसे ज़्यादा मिले, जिन्हें साधारण भाषा में गुलायची भी लोग कहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि भाई चंपारण में हम हैं, चंपा ही नहीं है, तो क्यों नहीं चंपा को लगाया जाए। तो चंपा को लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2018 में। सबसे पहले लगातार 3, 4, 5 वर्षों तक हम लोगों ने चंपा ही लगाए हैं, ताकि चंपारण में चंपा दिखे। तो इसके सुखद परिणाम हैं। आज चंपारण के अधिकतर जगहों पर, कई मोहल्लों में, गलियों में, गाँवों में स्वर्ण चंपा के पौधे लहला रहे हैं, वो अपने फूल के खुशबू को बिखेर रहे हैं। तो अब अगर कोई चंपारण में जाए और कहे कि चंपा नहीं देखा है, तो उसे आसानी से दिखाया जा सकता है। बिल्कुल। अब तो चंपारण को भी आपने चंपा में बना दिया है, और कहीं ना कहीं हम सभी को कोशिश करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे कि सर्दी का मौसम जो आ गया है, लेकिन सर्दी कहाँ है, ठंड है कहाँ, कहीं गायब है। और जब गर्मी आई थी तो गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही थी। बरसात का जब मौसम आता है तो बारिश बहुत कम होती है। ये सारी जो चुनौतियां हैं, आगे वाली जो आने वाली जो पीढ़ी है आगे, उसके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, कितनी मुश्किलात होगी, क्या कुछ रोकथाम की ज़रूरत है आज के समय में? देखिए, इसका एक ही उपाय है। जो आज दिवस है, वन्य जीव संरक्षण का दिवस है, तो वन्य जीवन पेड़ों से, पौधों से जुड़ा हुआ है, वन से जुड़ा हुआ है, जंगलों से जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूं कि आज सर्दी हम ढूंढ रहे हैं, हमें लग रहा है कि गर्मी जा नहीं रही है, वाकई सच है। परंतु क्यों ऐसा है? यह सिर्फ और सिर्फ हम मानवों के कारण है। आप मुझे बतावें कोई ऐसा जंगली जीव, वन्य जीव है जिसे आपने कभी पौधा, पेड़ को काटते हुए देखा है? नहीं देखा है। हाथी सबसे ताकतवर जंतु माना जाता है, लेकिन वह भी सिर्फ टहनियों को तोड़ के, पत्तों को तोड़ के खाता है, उसने कभी किसी पेड़ को नहीं तोड़ा, नहीं गिराया। बिल्कुल। लेकिन हम मानवों के पास कहते हैं कि जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, उनमें सबसे समझदार मानव है। इसके बाद भी मानव यह समझ नहीं पा रहा है कि पेड़ पौधों की रक्षा करना आवश्यक है। तो यदि आपने रक्षा नहीं की तो सिर्फ गर्मी ही गर्मी बचेगी ना। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि समय मिले तो आप वाल्मीकि नगर चलें, हमारे पश्चिमी चंपारण जिले का, वहाँ पर बहुत बड़ा वन क्षेत्र है। आप वहाँ जाएं, बिना कंबल के आप नहीं रह पाइएगा। परंतु आप पटना में, मैं रात्रि विश्राम यहाँ किया था, मुझे एक पतली सी चादर में ओढ़ के आराम से सोया था, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं ठंड की समस्या नहीं। यानी कि हम सभी को, एक एक मनुष्य को अब ज़रूरी है कि हम पौधा लगाएं, एक भी लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। बहुत जानकारीपूर्ण बात आपने कही है, और जो बातें आज हमने की है इस स्टूडियो में, ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे लिए जीवनदायक नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर उपस्थित होने का आपका। आप सबका भी धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, तो आज हमारे बीच में ऐसे दो बहुत महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद रहे हैं, और इसी के साथ दूरदर्शन बिहार में पूरे दिन कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, जिसके क्रम में आप दोपहर के 12:02 पर देख सकते हैं कार्यक्रम खुला आकाश, और दोपहर के 1:30 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम दर्पण। अब वक्त हो चला है आपके प्यारे प्यारे ख़त हम तक पहुँचाने का, तो जल्दी से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा
पता, हमारा पता है बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। जी हाँ दर्शकों, तो ऐसी ही जिंदा दिली के साथ और मुस्कुराहट के साथ आपको छोड़े जाती हूँ आज के कार्यक्रम के अंक में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।